आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गोटियां सजाई जाने लगी हैं। एक और जहां मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं, तो वहीं एआईएम भी अब काफ़ी जो है हाथ पैर मार रही है। हालांकि अभी एआईएम को लेकर के साफ रणनीति नहीं बन पा रही है कि किसी के साथ गठबंधन होगा या फिलहाल अकेले चुनाव में जाएगी। लाला सदरुद्दीन साहब ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम इन पर चुनाव लड़ेंगे। अब आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, या उनके आज प्रदेश अध्यक्ष बरेली पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। हमारा सवाल यह है कि अभी तक जो है आप लोगों की रणनीति नहीं बन पा रही है गठबंधन को लेकर, क्या अकेले लड़ेंगे? देखिए, हमने पूरी कोशिश किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत अलायंस बने। क्योंकि 2017 का जो इलेक्शन हुआ, समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस था, बीजेपी को नहीं रोक पाया। 2019 का इलेक्शन सपा बसपा का अलायंस था। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में उससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता, वो भी बीजेपी को नहीं रोक पाया। तो हमारी कोशिश ये थी कि क्यों ना एक मजबूत गठबंधन बने, जिसमें तमाम जो रीजनल पार्टी यहाँ की है, उसके साथ साथ एमआईएम भी उस गठबंधन का हिस्सा बने। क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों का बिखराव। तो हम बीजेपी को रोक लेते उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन लोगों ने सीधे सीधे अलायंस करने से इनकार कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे पास 14 एमएलए हैं, हमारे पास 2 एमपी हैं, और उत्तर प्रदेश में मैं 7 सालों से लगातार संगठन पे काम कर रहा हूँ। तो हम तो चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हमारा 100 सीटों को हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश भी एक कर रहे हैं कि छोटे छोटे दलों से मिलकर के एक मोर्चे का गठन किया जाए। उसमें भी बात चल रही है मुख्तलिफ पार्टियों से। देखेंगे, अगर हो जाता है, मोर्चा बनता है, तो फिर इंशाल्लाह हम तो 100 पे, हमारा मोर्चा 303 पे लड़ेगा। आप पिछले साल आए थे बरेली, तो आपने हमसे इंटरव्यू में ये बात कही थी कि 4 सीटों पर हम लड़ सकते हैं बरेली से। अभी तक हम ये देख रहे हैं आपकी बरेली में ना तो संगठन दिखाई दे रहा है, ना ही आपके दावेदार दिखाई दे रहे हैं। केवल एक ही सीट पर 2-3 लोग मांग रहे हैं। ना आपका बहड़ी में कोई, ना भोजीपुरा में कोई है। क्या लगता है, संगठन इतना जो है उदासीनता क्यों बरत रहा है और तेजी क्यों नहीं आ पाई अब तक? ये देखिए, थोड़ा सा रिसोर्सेज का मामला नहीं है कि हमारा संगठन नहीं है। अभी हम चल रहे हैं प्रोग्राम में, आप देख लीजिएगा। संगठन ना होता तो मैं यहाँ कैसे आता। संगठन ही प्रोग्राम रखा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनवरी के महीने में जनसभा भी हुई है। और रही बात आवेदन की, तो हमारे पास आवेदन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 150 आवेदन अब तक आ चुके हैं पूरे प्रदेश से। एक एक सीट पे कहीं कहीं 5-5 आवेदन हैं, 6-6 आवेदन है, 4-4 आवेदन आ रहे हैं। इंशाल्लाह देखेंगे, बेहतर कैंडिडेट को लड़ाएंगे। बरेली में 9 सीटें हैं, तो अभी तक आप लोगों को क्या बनना है, कितनी सीटों पर आपका? इंतजार करिए, देखेंगे। मजबूत कैंडिडेट जितने भी मिलेंगे, हम इंशाल्लाह लड़ाएंगे सब। अभी हम देख रहे हैं पिछले 6 माह या साल भर की राजनीति को देखें, ओवैसी साहब बंगाल चुनाव के बाद से एकदम यूपी के अंदर जो है काफ़ी इनएक्टिव हो गए। क्या मान के चलें, जो अब तक आरोप लगते आते थे बीजेपी की भी टीम या ओवैसी साहब वोट कटवा है और सेकुलर दल हार जाते हैं, ये आरोप लगते रहे कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कि ओवैसी साहब जो है वो बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाते हैं। क्या लगता है, ओवैसी साहब इस वजह से कुछ हल्का सा सक्रियता बड़ा कम की है ओवैसी साहब ने यूपी में? नहीं, आपको फिर इसका मतलब इल्म नहीं है कि ओवैसी साहब अप्रैल के महीने से लगातार अब तक जितनी जनसभाएं कर चुके हैं, मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उतनी जनसभा नहीं की। अभी कल उनकी बिजनौर में थी, परसों उनकी मेरठ में थी। पिछले महीने में उन्होंने 7 जनसभा की थी, उसके पहले वाले महीने में उन्होंने 8 जनसभा की थी। तो लगातार वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है और कि वो सक्रिय नहीं है, पूरी तरह सक्रिय रहेगा। बंगाल की आपने जो बात किया, बंगाल में हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, पहला इलेक्शन था, पार्टी को हमने स्थापित किया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड हो रहा है। और पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए, ये मान्यवर काशीराम जी का जुमला था। जी, एक सवाल ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है। साफ उनके जो बड़े लीडर हैं, उनके जो स्पीच हैं, उसमें साफ दिखाई देता।
इधर ओवैसी साहब जो टोटल मुस्लिम की बात करते हैं, एक तरफ हिंदू ध्रुव है, दूसरी तरफ मुस्लिम की बात करने वाले लोग हैं। क्या लगता है ये जो है जब उनका ध्रुवीकरण हो रहा है, आपका इतनी संख्या है, इतना हमारे यहाँ पर इतना पॉपुलेशन नहीं है उस हिसाब से कि मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हो सके, तो क्या लगता है केवल मुस्लिमों के दम पर हिंदुस्तान में या यूपी की सियासत में हम कामयाब हो सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 7% यादव अगर सरकार बना सकता है तो 20% मुसलमान क्यों नहीं बना सकता? जो आपने कही ध्रुवीकरण का मामला, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज तक कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है, कहेंगे। रही बात मुसलमानों की, तो उत्तर प्रदेश में आप जरा मुझे बता दीजिए कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, चाहे वो इखलाक की लिंचिंग का मामला रहा हो, चाहे वो कासिम की लिंचिंग का मामला रहा हो, चाहे अब्दुल क़य्यूम की लिंचिंग का मामला रहा हो, चाहे मुसलमानों से किए गए अपने एक वादे को पूरा न करने का मामला रहा हो, मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल खोलने की बात कहने वालों ने स्कूल नहीं खोला, मुस्लिम बच्चियों को के लिए फ्री कोचिंग सेंटर बनाने वालों ने वो नहीं किया, दरगाहों के संरक्षण के लिए अलग से बजट ऐलान करने के लिए उन्होंने कहा था, वो भी नहीं किया। अगर इन लोगों ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता, और आज आप देख लीजिए CA और NRC के मामले में मुसलमान जेल गए, मुसलमानों को गोलियों से मार दिया गया, मुसलमानों के ऊपर NSA लगाए गए, किसी ने आवाज़ उठाई? समाजवादी, BSP, कांग्रेस, जिन पार्टियों को आप सेकुलर पार्टी कहते हैं, क्या इन पार्टियों ने कभी लफ्ज़ मुसलमान बोला, या सिर्फ मुसलमान इनके लिए वोट बैंक है? तो यकीनन अगर इन लोगों ने नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ ना की होती तो उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं आती। रही बात आपने जो कहा कि हम सिर्फ मुसलमान क्यों? क्या अखिलेश यादव सिर्फ यादव के ओर से सरकार बनाते हैं? उनके साथ में तो और हिंदू जो है जुड़ जाते हैं या जुड़ जाएंगे। 80% मुसलमान 20% है, वो यादव 7% है, लेकिन उनके साथ और हिंदू, उनका दावा है कि हम और हिंदुओं को भी जोड़ते हैं। आप होमवर्क करिए। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 76% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया। बिल्कुल किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन में 75% मुसलमानों ने गठबंधन को वोट किया। बिल्कुल। 2017 में अखिलेश यादव को 22% वोट मिला था और BSP को 23% वोट मिला था। 2019 में अखिलेश यादव को 17% और BSP को 18% वोट मिला। जहां बीजेपी को 17 में 40% वोट मिला था, 19 में बीजेपी को 50% वोट मिला। तो ये 5% इनका, 5% बसपा का जो वोट गायब हुआ, शिफ्ट हुआ, वो कहाँ शिफ्ट हुआ? बीजेपी में ना। तो फिर ये रियलिटी है कि मुसलमान कभी बीजेपी, उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान ये तय करता है कि MLA किसको बनना है। हम तो इसीलिए चाहते थे ना, हम तो इसीलिए चाहते थे ना कि आप 2017 में 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, तो RLD बीजेपी की बी टीम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, और वो बीजेपी जो अपने स्टेज पे खड़े होकर के सालार मसूद गाजी की कब्र को, उनकी दरगाह को तोड़ने की बात, और जिस पार्टी की बुनियाद सालार मसूद गाजी के दुश्मन सुहेल देव के नाम से पड़ी हो, उस पार्टी से अलायंस आप कर रहे हैं जो 3% उत्तर प्रदेश में राजभर है। आप चौहान से अलायंस कर रहे हैं, वो 3% है। आप RLD से अलायंस कर रहे हो, उस RLD से जिन जाटों ने मुजफ्फरनगर के मुसलमानों का कत्लेआम किया था। आप हमसे अलायंस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है। तो आपको हमसे अलायंस, आपको हमारा वोट पसंद है, हमारी लीडरशिप पसंद नहीं। तो ये कब तक चलेगा? इसी बात को लेके ओवैसी साहब एक बात हमेशा कहते आ रहे हैं कि 2% वालों से अखिलेश गठबंधन कर रहे हैं, 3% वालों से, 1% वालों से, जिनकी आबादी 0% कुछ परसेंट है उससे भी कर रहे हैं। हम 20% हैं मुसलमान,
और हमसे ही जो है AIM से गठबंधन नहीं कर रहा है। तो क्या कारण है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब से कोई पार्टी गठबंधन क्यों नहीं कर रही है, ना बसपा कर रही है, ना चंद्रशेखर। मुसलमानों की लीडरशिप को सियासत में अछूत समझा जाता है। मुसलमान लीडर ना बने। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारे 10 से 15 MLA जीत करके आ जाएंगे, सरकार किसी की भी रही होगी, हम मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को हिला करके हम रख देंगे। तेलंगाना के अंदर आज मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। मुसलमानों का वहाँ पे माइनॉरिटी जो बजट है, जाकर के देख लीजिए परसेंटेज के हिसाब से क्या है। यहाँ तो माइनॉरिटी का जो बजट आता है 55% उसमें वापस चला जाता है। समाजवादी की सरकार में उस पैसे को मुस्लिम इलाकों में खर्च भी नहीं किए जाते। ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है, आप बताइए। जब अब तक हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी, जब तक हमारे लोग जीत करके नहीं जाएंगे, जब तक कैसे इस कौम को इंसाफ मिलेगा। आपने तेलंगाना का जिक्र छेड़ा ही है तो कई सवाल उठते हैं जो लोग विपक्ष के लोग उठाते हैं कि वैसे अगर मुसलमानों के इतने बड़े हमदर्द और सरपरस्त बनने की बात करते हैं तो तेलंगाना में उनका जो TRS पार्टी है, चंद्रशेखर राव, वो हमेशा हर मुद्दे पर संसद में बीजेपी के साथ में जाती है। चाहे वो NRC का मामला था या चाहे जो भी बिल रहता, वो साफ साफ उनका जो है रुझान भी करते हैं। ये उनसे कई लोगों ने सवाल, कई नेता मुझसे जो है पूछ चुके हैं। फिर मैंने कहा आपसे कि आपको जानकारी नहीं है, आप उस पर एक मरतबा होमवर्क करिए अच्छे से। ओवैसी साहब तेलंगाना में किसी पार्टी से अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ते। ओवैसी साहब के खिलाफ भी TRS का कैंडिडेट था, हमारे जितने MLA लड़े सबके सामने TRS का कैंडिडेट था। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गलत है। हाँ, ओवैसी साहब की एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति के तहत पोस्ट पोल अलायंस है था। कोई अलायंस, अब वो आप अपने हिसाब से कोई भी अलायंस बना दो, वो एक अलग मैटर है। ओवैसी साहब की एक जो रणनीति है और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, उसी को हम उत्तर प्रदेश में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ओवैसी साहब बीजेपी को रोकने के लिए उनका जो प्लान होता है वो फुल्ली सक्सेस प्लान होता है। तेलंगाना सो कॉल्ड सेकुलर दल इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे अब तक? अब आप उनसे पूछिए। तेलंगाना आज तेलंगाना है, कल वो आंध्रा था। आज 1960 में पहला इलेक्शन MIM पार्टी लड़ी थी। आज तक वहाँ पर हमने ना जनसंघ की ना बीजेपी को हुकूमत करने दिया। एक लास्ट सवाल है, यूपी में अब क्या पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे या जो अभी आरोप लगते रहे हैं बिहार में या बंगाल में, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को? आप देखिए, हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, RLD 200 सीटों पे उत्तर प्रदेश में लड़ी और इस चुनाव में तो समाजवादी नहीं, पिछले चुनाव में समाजवादी MP भी लड़ी थी, बिहार में भी लड़ी थी, 150 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। कितनी सीटें आप सोशल इंजीनियरिंग आपकी क्या रहेगी, क्या आप लोगों का माइंड प्लान चल रहा है? देखिए, प्लान अगर हम आपको बता देंगे तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। अभी हम फिलहाल क्या लगता है कि अगर इलेक्शन के बाद में जरूरत पड़ी तो गठबंधन वगैरह की किसके साथ जाए? ये तो वक्त बताएगा, पहले बच्चा पैदा होगा तब ना नाम रखा जाएगा। तो आपने सुना हमारे साथ AIM के यूपी के अध्यक्ष हाजी शौकत साहब को। इन्होंने साफ तौर पर अपनी जो बेबाक राय रखी है और राजनीति के मुद्दों पर अपनी स्टैंड को साफ किया है कि AIM यूपी में लगातार सभाएं कर रही है, लगातार इलेक्शन का माहौल बना रही है और यहाँ की जो 100 मुस्लिम बहुल सीटें हैं उन पर कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं उनको इलेक्शन के बाद में देखा जाएगा। समाचार भारत के लिए मैं Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.